नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायनेमिक एजुकेशन के मैथ सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर थर्ड है। और अदर बोर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं वो RBSC या BSCB बिहार का हो या MP का हो या मध्य प्रदेश UP का हो, तो उसमें डिफरेंट चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं ये पढ़ने को मिलता है, क्योंकि सिलेबस तो ऑल जो जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो भी फॉलो करते हैं। किसके? NCERT फॉलो होता है। सो आपको चैप्टर वाइज हो सकता है इधर उधर कहीं पर 6th में या 8th में आपको मिले, लेकिन लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में पढ़ने को होता है 10th बोर्ड में। ओके, सो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूरे कॉन्सेप्ट और हमने उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो यदि जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहें। आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस। और एक बार मैं यदि मैथ कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि हम सिर्फ अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन होगा या CBSE का एग्जाम का क्वेश्चन होगा, तो हम ये सब मिक्स क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि मेरा प्रैक्टिस, आप लोग का प्रैक्टिस स्टार्ट रहे। ठीक है, तो पहले मैं कंप्लीट कोर्स करूंगा, उसके बाद फिर आपको 1 महीने का टाइम दूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें। यदि लगातार मैं प्रैक्टिस सीरीज करा दूंगा फिर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप 1-2 महीना का गैप होगा जिसमें कि आप पूरी कॉन्सेप्ट खुद से पढ़ें, किताब को निकालें, फिर हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे। ओके, सो हम काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं इस बार। आप लोग भी प्रिपेयर रहें, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल जो है, इससे आप कुछ इस वर्ड से तो कुछ ना कुछ तो आप वाकिफ़ होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हैं 9th में। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में। बट यहाँ हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल, मैंने वेरिएबल्स का चर्चा कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, इसमें हम जो एक शेड्यूल जो हमारा सीरीज होगा पढ़ने का, पहले तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, LINEAR, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एंड फिर हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के तरीके, मेथड्स। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए। ग्राफिकल होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो आप कहीं ना कहीं ये जो मेथड हम आगे बताएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ा होगा तो आप इसको अप्लाई भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बट ये सिलेबस में है तो अपन को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, TUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, LEMENIATION, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है पढ़ने के लिए, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, और इस पे विद क्वेश्चन भी बिल्कुल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, अब देखो, लीनियर इनइक्वालिटी जो है ये आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस मैं लास्ट में इसके 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस पे 1-2 आए हुए हैं। सो मैं इस पे बता दूंगा। देखो, इक्वेशंस क्या होता है, यदि इक्वल टू का साइन लग जाता है ना, जैसे कोई एक्सप्रेशन है 3x + 4y और इक्वल टू 0 या कुछ भी कांस्टेंट आए, तो ये तो कहलाता है इक्वेशन। ओके, और यदि लेस देन इक्वल टू, यदि या तो लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। ओके, अब वीडियो सही है। चलिए, तो ये जो होता है ना, लेस देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब जो आता है इक्वेशन में, ये होता है इनइक्वालिटी। आपने यदि पढ़ा होगा इक्वेशंस में, तो आपने ऐसा इक्वेशंस कहीं देखा होगा कि 3x + 4y इक्वल टू, मैं ऐसे लेस देन इक्वल टू 1 लिख दूं, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी।
समझ में? तो इक्वेशंस और इनइक्वालिटी में फ़र्क आपको पता चला? ओके। अब हम आते हैं इसके लीनियर इक्वेशंस। देखो लीनियर इक्वेशंस कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों? जैसे ट्रिगो वगैरह था ना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब एंशियंट इंडिया से और उससे भी पहले यूज होते आ रहा है। लेकिन लीनियर इक्वेशंस जो है ये आज का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हमारे 19वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हुआ, जब हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग गए तो मैथमेटिशियन ने इसका निजात किया कि इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज हम आम रियल लाइफ में गांव या अपने देश दूर में यूज करते हैं, कि जो गांव में आप सुने होंगे कि चलो आज जा रहे हैं हम ये सामान लाने के लिए, तो फिर घर में प्लानिंग होता है, ऐसे लाना है, ये लाना है, ऐसे लाना है। तो इसी चीज़ को, ये तो घर में तो क्या अपना छोटा सा घर होता है, उसमें हम मैनेज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, हम खुद भी सोच लेते हैं हमें ये सामान इतना महंगा मिल रहा है तो हमें ऐसे लाना है, इसका सामान का रेट इतना होगा तो ये इतना केजी लाना है। लेकिन क्या ये एक इतनी बड़ी कंपनी कोई चला रहा हो या कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, क्या वहाँ पे ऐसे प्लानिंग हो सकता है कि बस आप माइंड में सोच के प्लानिंग कर लो कि हाँ चलो इतना हमें ऐसे करना है, इतना ऐसे हमें इतना रिसोर्सेस लाना है, इतना हमें प्रोडक्शंस करना है? वहाँ पे तो ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेशन में करना पड़ेगा। ओके, सो प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेशन में करने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसको बनाया था लीनियर इक्वेशंस विद वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, आप जो भी चीज़ का वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं वो वेरिएबल्स। जैसे मैं एग्जांपल आपको लूँ कि आप जा रहे हो कहीं मार्केट में और आपके पास इतने रुपए हैं, ठीक है, तो आपको इतने में पेंसिल खरीदना है और पेन खरीदना है। पेन का रेट मान लिया जाए 6 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, पेंसिल का रेट इतना है और आपको 100 है आपके पास, और इतने में ही आपको इसको पूरा खर्च करना है और इस तरह से लेके आना है ताकि दोनों क्या हो, दोनों हमारे पास खरीद में आ जाए। तो आप उसमें क्या करोगे, इक्वेशंस बिठाओगे। मानोगे कि मान लेते हैं मैंने एक्स पेन ले लिया और वाई पेन ले लिया, नंबर मान लिया, ये नंबर हो गया नंबर ऑफ पेन का, और ये नंबर ऑफ पेंसिल का, इस तरह से। और ये नंबर दर्शा रहा है तो आप इसका रेट लिख दोगे। यदि एक पेन का रेट इतना होगा तो एक्स पेन का कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6 है, 6 रुपीज़ एक पेन का रेट है तो 6x हो जाएगा, ठीक है। यदि पेंसिल का रेट 3 रुपीज़ है तो 3y हो जाएगा। समझ में? और आपके पास इतनी रुपीज़ है तो फिर इसके इक्वल टू करोगे पुट 100। तो फिर यहाँ से आप एक और इक्वेशंस बना के उसके बाद यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू पता करोगे। फिर आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि हमें इतना पेन लेना है, इतना पेंसिल लेना है ताकि हमारा पूरा पैसा यूटिलाइज हो जाए, हमारे पास इतना ही पैसा है। तो डेट मीन्स हम यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गए कि द लीनियर इक्वेशंस, इसी को जब हायर क्लास में आप जाते हो ना तो हायर क्लास में इसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग का मतलब आप जानते हो क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम, उससे पहले हर चीज़ का क्या होता है, प्रोग्राम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, उसको रन कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसे हम अप्लाई करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आप कोई चीज़ स्टार्टअप कर रहे हो, उससे पहले आप क्या करो, सोचो, ठीक है, और उससे सोच कर फिर उसको क्या करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ ताकि उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमें लॉस होगा, ठीक है। सो ये सब सोच कर क्या किया जाता है, एक इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज वगैरह खड़ा किया जाता है। उसमें देखते होंगे मैनेजमेंट का जो काम होता है उनका यही काम होता है, वो यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा अभी मार्केट में मंदी है तो हम प्रोडक्शन इतना कर दें, हमारे मार्केट में पैसा भी नहीं है तो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, परचेजिंग पावर कम है, तो वगैरह वगैरह ये कॉन्सेप्ट चलता है। उतना आपको डीपली नहीं जाना है क्योंकि आप अभी 10th लेवल के हो, तो आपको बस इतना ही है। वैसे तो इस पे चाहो तो आप ये आगे हायर क्लास में आपको एक अलग किताब मिलेगा, ठीक है। यदि आप इंजीनियरिंग या अदर मैथ से आपने बीएससी वगैरह किया तो वहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन एक इतनी मोटी बुक मिलती है, ठीक है, रामायण की तरह। सो यदि आप वहाँ पे देखो तो वहाँ पे बहुत सारा पढ़ने का है, लेकिन आपको मैं इतना ही बताऊँगा जितना आपको ज़रूरत है बस, लेकिन एक ओवरव्यू पता होना चाहिए था, ठीक है। और ये जो लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर प्रोग्रामिंग की जो बात कर रहा हूँ, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये आप और कुछ नहीं है, ये मोस्ट अप्लाइड मैथमेटिकल टेक्निक्स है टू हेल्प द मैनेज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग मतलब डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं उसमें हमें मैथमेटिकल टूल के थ्रू हेल्प करता है, ये एक मैथमेटिकल टूल है, ओके। सो और किस टाइप का टूल है, ऑप्टिमल एलोकेशंस। ऑप्टिमल एलोकेशंस का मतलब होता है कि हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेस हैं ना उनमें से ऑप्टिमल मैक्सिमम, ठीक है, हमारा यूज कर ले, ये कहता है।
और विद लिमिटेड रिसोर्स। विद लिमिटेड रिसोर्स का मतलब आपके हर इंसान के पास कुछ रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो उस रिसोर्स को हम किस तरह से यूज करें ताकि हमारा पूरा एलोकेट हो जाए, पूरा खर्च हो जाए और हमारा लॉस भी ना हो। तो इस टाइप से इसका यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस का वहाँ पे। सो देखो लीनियर इक्वेशन जैसे ही पता चल रहा है, मैंने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था, उससे पहले मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जिनके डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे मैंने बताया था ax + b = 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ओके, इस पे डिग्री 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक था, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको और देखो हिंदी वाले को मैं बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसको बोलते हैं एक चर वाले लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा इस तरह से ax + by + c = 0, ऐसा ही आ जाएगा। इसको इसमें क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लेकिन पावर तो एक ही रहेगा, पावर तो डिग्री तो 1 ही रहेगा। ओके, सो इसके बाद देखो इसमें 2-3 चीज आपको जानना होगा। मैं इसके पहले एक हिस्ट्री बताऊं कि ये चीज़ें आया कहाँ से था, कब ये सोचा गया। देखो जब वर्ल्ड वॉर देश में चल रहा था, पूरे दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है कि सारे देश, कुछ देश जर्मनी फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, अमेरिका आपको जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। इस टाइप से क्या चल रहा था, एक सिनेरियो चल रहा था कि कोई इसको सपोर्ट कर। तो इस दौरान क्या हुआ कि काफ़ी रिसोर्सेज का कमी हो गया, रिसोर्सेज के क्या हो गए, कमी हो गए। अब रिसोर्सेज के कमी हो गए तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों को मतलब खाने तक का भी चीज़ें नहीं था। ठीक है, दूसरी बात कि हर एक देश ये चाह रहा था कि हम अपना मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कि जितना कम से कम रिसोर्स हो उसमें। तो उस टाइम पे अमेरिका में, यूएसए में एक जॉर्ज DANTZING, ठीक है, डेंटजिंग, इन्होंने 1947 के करीब क्या किया, इसका इजाद किया। मतलब इसको एक मिलिट्री, एयरफोर्स का मिलिट्री में ये थे, वहीं पे इनने इसका फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट किया कि हम कैसे इसको कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशंस में डालकर और उसे फिर हम एक सॉल्यूशन, एक एक्यूरेट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? और इसी को फिर हम आगे धीरे धीरे टेक्निकल डिफरेंट मेथड्स आते गए इसको सॉल्यूशन करने का। ओके, तो चलिए आज थिंक हमने आपको काफ़ी ओवरव्यू दे दिया। अब आपको इतना तो ओवर आइडिया हो ही गया होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कोई प्रोडक्शन कंपनी है और वो दो चीज़ बनाना चाहता है, दो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, एक ए बनाना चाहता है, एक बी बनाना चाहता है। मान लेते हैं ए और बी जो है कोई बिस्किट है, कोई बिस्किट का कंपनी है, वो बिस्किट बनाना चाहता है। ए बिस्किट मान लो ये पार्ले जी है, ठीक है, और एक वो किटकैट बनाना चाहता है। शायद किटकैट का बिस्किट आता है, नहीं आता है, आप मान लो हॉर्लिक्स का बिस्किट आता है, मैंने खाया है, ठीक है। किटकैट का तो शायद चॉकलेट आता है। तो ए और बी दो प्रोडक्ट बनाना चाहता है वो, और उसके पास रिसोर्सेस का मतलब समझते हो, रिसोर्सेस का मतलब संसाधन ही साधन। तो रिसोर्सेस का मतलब जो आपके पास क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ जिसके लिए इसको बनाने के लिए चाहिए वो क्या है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, जैसे इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। तो इसी तरह से कोई चीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई सामान चाहिए, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रिसोर्सेज का भी जरूरत है। एक तो बिस्किट बनाने के लिए आटे चाहिए और उसमें कुछ मिलाने के लिए सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, सोडा वगैरह कुछ भी मान लेते हैं। दो रिसोर्सेज मान लिया हमने। अब ये दोनों R2, इसको मान लेते हैं 2 R2, ठीक है। अब मैं और यहाँ पे आपको दे दिया गया है A1 3, ऐसे मान लेते हैं 1 और 2 ऐसे, कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि A वाला जो प्रोडक्ट है, जो पार्ले जी बिस्किट है, उसको बनाने के लिए R1 रिसोर्स, मतलब आटा मान लेते हैं, ये आटा है, ठीक है, तो इसका कितना यूनिट चाहिए होता है, 1 यूनिट। इसका कितना चाहिए होता है, 1 यूनिट, ठीक है। इसको आटा मान लो, इसको आटा मान लो, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है ना, तो आटा ज़्यादा लगता है। और ये मान लेते हैं हम कोई बेकिंग सोडा उसमें मिलाते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। सो एक पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए उसमें
जो R1 रिसोर्स है जो सोडा है उसका कितना यूनिट यूज होता है, 1 यूनिट। और R2 रिसोर्स का आटा कितना यूज होता है, 3 यूनिट। बी प्रोडक्ट हॉर्लिक्स का बिस्किट बनाने के लिए वही सेम कंपनी में जो बन रहा है बिस्किट, उसके लिए रिसोर्सेज कितना चाहिए, उसके लिए रिसोर्स कितना चाहिए, 1 यूनिट। उसके लिए रिसोर्स 1 यूनिट चाहिए। और आप देखो इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लगेगा कि सर अलग अलग कंपनी आप बोल रहे हो, एक कंपनी और नाम अलग अलग बता रहे हो, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही मानते हैं कि मान लिया पार्ले का है, मान लेते हैं कंपनी है, ठीक है, पार्ले का कंपनी है। और उसमें अब पार्ले भी 2 टाइप का आता है, एक गोल्ड आता है, एक नॉर्मल वाला आता है। तो ये मान लेते हैं ये गोल्ड वाला है, ठीक है, और ये नॉर्मल वाला है। अब ठीक है, क्योंकि कंपनी सेम रखना है अपन को। तो ये एक कंपनी है और इसका जो ओनर है वो यही सोच रहा होगा कि हम कैसे यूज करें ताकि हमारा रिसोर्सेस हमारे पास इतना है, मतलब इसको बनाने के लिए हमें इतना चाहिए, इस और आटे हमें इसके इतना चाहिए। और बी जो पार्ले जो गोल्ड नॉर्मल वाला पार्ले जी है, उसके लिए R1 का भी एक सोडा तो एक ही चाहिए, लेकिन इसका आटा जो है इसमें 2 चाहिए। ओके, अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी तो होता है ना। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास रिसोर्सेस, ये इधर रिसोर्सेस लिखते हैं हम, ठीक है, जो रिसोर्सेस है ना इसका क्वांटिटी हमें लिखते हैं कि R1 जो रिसोर्स है ना वो आपके पास 5 है, आपके पास क्या है, 5 है। और R2 जो रिसोर्स है वो आपके पास 12 है, 12 है, ठीक है। और अब वो जो कंपनी होगा ये प्रोडक्ट को बेचेगा भी, तो मान लेते हैं इसको ये 6 रुपीज पर यूनिट बेच रहा है, 6 रुपीज पर यूनिट बेच रहा है। और इसको 5 रुपीज 5 लिखा जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर यूनिट बेच रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब वो ये चीज लेकर बैठ गया और वो सोचने लग गया, वो अपने ओनर ने अपने जो भी मैनेजमेंट में को हायर कर रखा है उसको बुलाया और बोला कि देखो इतने चीज़ हमारे पास है, तुम ऐसा हमें इसमें से सॉल्यूशन बताओ जिससे कि हमारा ये इतना हमारे पास रिसोर्सेस इसका है, इतना रिसोर्स हमारा आटे का रिसोर्स हमारे पास इतना है, इतनी यूनिट है। मैं यहाँ यूनिट मान रहा हूँ, मैं अभी केजी वेजी कुछ नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि टन में भी हो, तो हम एक नॉर्मल कोई यूनिट मान लेते हैं। और इतना इतना हमारे पास रिसोर्स है और ये 2 प्रोडक्ट हमें बनाना है, इसके लिए इतना यूज होता है, इसके लिए इतना यूज होता है, और हमें इसको बेचना है। अब बताओ, ऐसा बताओ ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। मैक्सिमम इसको इस तरह से बनाना है कि बोलेगा कि बताओ कितने गोल्ड का बनाऊं और कितना नॉर्मल बनाऊं ताकि इतना से हमारा ये काम भी चल जाए और ये इससे ज़्यादा ना लगे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, समझ में। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो पहले जो एनालिसिस वाला आएगा पहले, तो वो क्या करेगा कि आपने मान लेते हैं, वो मानेगा वेरिएबल कि आप जो ए प्रोडक्ट वाला है उसको मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, समझ में आया। मतलब ए जो प्रोडक्ट है गोल्ड वाला पार्ले जी है वो एक्स प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और वाई प्रोडक्ट बनाएगा किसका, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से वो करेगा काम, ठीक है। अब वो क्या देखेगा कि आपको प्रॉफिट, वो देखेगा कि अच्छा आपके पास आप ये जो प्रोडक्ट गोल्ड वाला है उसको 6 रुपया बेचना चाहते हो और जो नॉर्मल वाला है उसको आप 5 रुपये बेचना चाहते हो। तो वो क्या देखेगा कि आप जो प्रोड्यूस करोगे वो एक्स करोगे, तो जब एक यूनिट का रेट है 6 रुपीज, तो एक्स यूनिट का रेट कितना हो जाएगा, 6x। अरे होगा या नहीं होगा बताओ, होगा, बिल्कुल होगा। फिर बी का पैसे का रेट जो है वो 5 रुपीज है पर यूनिट, और इसका क्वांटिटी कितना है, y है, तो हम यहाँ पे प्लस का 5y लिखेंगे। ये तो वो लिख देगा, एक कोई इक्वेशन मान लेते हैं, कोई फंक्शन लिख देगा zx, ऐसे कोई फंक्शन लिख देगा। अब वो ये ध्यान रखेगा कि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये जितना से जितना आ जाए, क्योंकि यही तो है ना प्रॉफिट इक्वेशन, यही तो वो चाहेगा ना कि कितना से कितना मैक्सिमम एक्स और वाई प्रोड्यूस करें ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मालिक को, हमारा ऑनर को प्रॉफिट हो, ठीक है। अब उसको ये मैक्सिमाइज करना चाहेगा। अब मैं इस पर मैक्सिमाइज में नहीं जाऊंगा कि आपको कैसे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि वो हायर क्लास में, बस मैं एक और ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियरिटी होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है 10th में कि बच्चे, इनको टारगेट होता है कि मैं एग्जाम में बस क्वेश्चन रट लूँ, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, 90 से ओवर आ जाएंगे। अरे 90 से ओवर मान लिया आ भी गया, क्या फ़ायदा होगा उससे। यदि आगे आप मैथ लेना चाहते हो, आपने मैथ को रटने की कोशिश कर लिया, फिर कितना मैथ रटोगे 11th में, तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो आप मैथ को इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं देखो हर चीज़ को समझाने की कोशिश कि आप लीनियर इक्वेशंस जब पढ़ रहे हो तो इसकी क्या
वैल्यू है। तो अब मैं अब क्या कहा था मैं, हाँ अब आएगा वो, तो ये तो लिख दिया। उसके बाद आएगा कि ठीक है आपके साथ बोलेगा और सर आपके पास इतना रिसोर्सेस है, तो इसके हिसाब से भी हम लिख देते हैं। चलिए इसके हिसाब से भी हम लिख देते हैं इक्वेशंस। बोलेगा R1 जो रिसोर्स है आपके पास वो 5 यूनिट है, ठीक है भाई। तो देखेगा कि आपको जो गोल्ड वाला बनाने में उसमें 1 यूनिट खर्च है, तो इसकी x यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और इसमें खर्च कितना है 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बी वाला जो प्रोडक्ट है उसका R1 कितना लग रहा है, इसका भी 1 लग रहा है, और प्रोड्यूस कितना कर रहे हो बी वाला y कर रहे हो, तो इसका क्या लिखोगे 1 इंटू वाई। और ये कितना है और उसको कितना रखना है, लेस देन इक्वल टू रखना है 5, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकते ना 5, क्योंकि यदि तुम इसका इतना इसका लिमिट ही 5 है और तुम इसका जो बनाओगे वो 5 से ज़्यादा कैसे यूज कर सकते हो, 5 से कम होगा, तो इसलिए हम लेके लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, मतलब या तो इससे लेस यूज कर सकते हो या तो आप पूरा का पूरा यूज कर जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ओके। अब नेक्स्ट वो रिसोर्स देखेगा कि आपके पास R2 जो रिसोर्स है उसका लिमिट y है, तो वो देखेगा कि आपका 3 यूनिट गोल्ड बनाने में खर्च है और 2 यूनिट नॉर्मल बनाने में खर्च है, तो वो लिखेगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, समझ में। तो ये उसने दो कंस्टेंट लिखा, दो इक्वेशंस लिखे, और इसको वो इस तरह से सॉल्व कराएगा ग्राफ से या बहुत सारे मेथड होते हैं वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो इस तरह सॉल्व करेगा और उसमें से वो पॉइंट चूज करेगा जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू उसे मिले। तो देखो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यदि वो बैठ के सोचते रहता तो कितना निकालता, वो सोचता यार मैं कितना गोल्ड को प्रोड्यूस करूं, कितना ए प्रोड्यूस करूं, बैठ के सोचते रहता। लेकिन मैथमेटिक्स हमें क्या कर दिया, मैथमेटिक्स हमें कितना ईजी बना दिया, क्या कर दिया मैथमेटिक्स हमें कितना इजी बना दिया, हमने तुरंत इक्वेशन में इसको पुट किया और इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कर लेंगे, समझ। तो इसी चीज को हमें आपको अभी ये सब चीज नहीं दिया रहेगा, ठीक है। आपको जो पढ़ना है अभी आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, आपको अभी ये सब चीज पे नहीं जाना, ये तो मैं बस बताया आपको, एक ओवरव्यू दिया। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, मैं अब अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक तो ये भी है हमारा, ये समझने वाला टॉपिक था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। सो चलिए अब हम जो अपना जो NCERT में है उस पर स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा एक कहानी हो गया। अब इसी तरह का कहानी आपको एक इसमें भी मिलेगा, आपके NCERT बुक में मिलेगा कि एक अखिला कोई लड़की थी और वो उसके गांव में मेला लगा हुआ था, वो गई घूमने के लिए और वो एंजॉय करना चाहती थी। दो टाइप का प्ले एंजॉय करना चाहती थी। एक तो हुपला एक होता है ना, जैसे गांव में आप जाते हैं तो कोई सामान यहाँ पे एलोकेट हो, यहाँ पे बोर्ड पे रखा रहता है, यहाँ पे कोई यहाँ से कुछ सामान रखा रहता है और उस पर फिर क्या करते हैं, सिक्के उस पर फेंकते हैं, जो फंस जाता है ठीक है तो फिर वो आपका हो जाता है, यदि नहीं फंसा तो फिर नहीं फंसा। तो इस टाइप के खेल होता है। तो ये खेलने गया और वो राइड करना चाहती थी, मतलब एक व्हील होता है ना घूमने वाला झूला, उस पर राइड करना चाहती थी, ठीक है। और उसके पास द नंबर ऑफ टाइम्स द सी प्लेड टू, मतलब जितना वो हुपला पे है ना, जितना सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड। तो जितना वो राइड करती है उसका हाफ वो हुपला पे टाइम्स देती है, उतने टाइम्स को, ठीक। मतलब वो झूले पे यदि चार टाइम्स घूमती है तो वो हुपला को 2 बार फेंकती है। तो इस तरह से ये कहानी इसमें बताया गया है, आप उसको देखना, आप पढ़ना, ठीक है। मैं आप डायरेक्ट चलता हूँ अपने क्वेश्चंस पे, ओके, क्वेश्चंस पे चलता हूँ मैं अपने। तो सबसे पहले तो हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया कि देखो पेयर होता है दो, इसको हम जैसे 2 पेयर होता है ना, जैसे अब मैं बोलूँ कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये क्या है, 2 लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, 2 लीनियर इक्वेशंस का ये पेयर, हमने इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। जहाँ की और इसको नॉर्मल यदि मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको बताओ। इसमें हम पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 वाला जो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है, इसके ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है स्ट्रेट, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस रफ मान रहा हूँ कि ये 2 लाइन इस तरह से बनेगा एक ग्राफ पे। एक तो पहला ये बनेगा और दूसरा इस तरह से बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेगा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेगा। अभी मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बनाया हूँ, ठीक है,
आप सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि बताओ कि मैं तो ये पूछूंगा आपको कि एक्स और वाई की वो कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। एक्स और वाई की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो बोले सर ये जो है ना, ये जो लाइन आपने खींचा, ये जो ग्राफ बनाया, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा ना, इस ग्राफ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्यों सेटिस्फाइड करेगा? क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, कैसे करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं, उसमें एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, उसमें फिर वाई फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, एक्स और वाई जो है वो यही तो पॉइंट है, और ये पॉइंट का मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये ध्यान रखना, किसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब हम आते हैं इस इक्वेशन पे। तो मैं बोला इसके जब मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा सा शार्प बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इस लाइन पे अब जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी, कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, ठीक है, वो इधर या इधर, इस तरफ कहीं भी पॉइंट लो, इस इक्वेशंस को सटे। और जब वो जैसे ये कोऑर्डिनेट लिया, ठीक, ये कोऑर्डिनेट मान लिया जाए यहाँ पे 1 और 2 ले लिया ऐसे, तो इसका मतलब ये यदि इसका इस लाइन का ये ग्राफ होगा ना, तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करेगा। समझ में? लेकिन बात यहाँ ये आता है कि हमें तो इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करना है, हमें तो इस पेयर को सॉल्व करना है। किसको पेयर सॉल्व करना है? हमें इस पेयर को सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। क्या है हमारे पास? दो वेरिएबल है। हमारे पास दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस के जरूरत पड़ते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा। यदि आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपके पास 2 ही इक्वेशंस है और आपको 3 चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर आपको एक को कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस चाहिए हमें सॉल्यूशन करने के लिए। अब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम ग्राफ पे ये देखेंगे कि वो कौन सा कॉमन पॉइंट है जिसपे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करें। अभी तक तो हम इंडिविजुअली देखे कि इंडिविजुअली यदि देखा जाए, अकेला अकेला देखा जाए, तो वो बहुत सारे पॉइंट है जिसपे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे को सारे इसको सेटिस्फाइड करेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन क्या वो एक कोई कॉमन पॉइंट है? क्या एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे कि ये दोनों वैल्यू को सेटिस्फाइड, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे? क्या वो कोई ऐसा वैल्यू है? हाँ बिल्कुल। जहाँ पे ये दोनों ग्राफ कट कर रहा है, जहाँ ग्राफ कट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉमन पॉइंट रहा होगा दोनों का, तभी तो वो आके मिल गए ना यहाँ पे। अरे दोनों का नेचर सेम रहा होगा तभी तो लोग मिलते हैं ना। दो लोग आपस में मिल गए, एक ही पॉइंट पे मीटिंग हो रहा है, इसका मतलब दोनों के क्या है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक। यदि मतभेद होता तो अलग अलग रहते, लेकिन जैसे ही मिलाया इन दोनों को तो देखा कि बाकी पॉइंट तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स के वैल्यू अलग अलग है, बाकी लोगों में समानता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो वो नहीं मिले। लेकिन एक पॉइंट मिल गया, इसका मतलब कि वो क्या है, वो कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? कॉमन पॉइंट है। समझ में आया आपको? और ये भी हमने देखा था कि पिछले क्लास में कि यदि कोई ग्राफ है तो वो जहाँ एक्स को कट करता है वो हमारा सॉल्यूशन बनता था, जीरोज बनता था। लेकिन वो तो कब था? जब आपके पास एक ही इक्वेशंस हो। लेकिन आपके पास 2 इक्वेशंस है तो 2 इक्वेशंस को तो कट कहीं ना कहीं तो ग्राफ पे तो कट करेगा, तभी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा ना। एक कॉमन पॉइंट कहाँ मिलता है? कॉमन, जैसे ये एक रोड है, ये जा रही है, मैं इधर से एक और रोड बनाऊं तभी तो ये कॉमन पॉइंट होगा ना। ये बंदा इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, तो बोलेगा हाँ इस कॉमन पॉइंट पे आजा, हम मिलेंगे, ठीक है। यदि दोनों का जंक्शन नहीं होगा तो उसको कॉमन पॉइंट कैसे बोलेंगे? तो जब 2 लाइन कट होता है तभी तो वो कॉमन पॉइंट, और वही सॉल्यूशन होता है। तो वहां पे हमारा एक ही क्वेश्चन था, तो वो हम देखते थे कि एक्स ग्राफ को, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो हमारा सॉल्यूशन होता था। उसी को हम जीरोज बोलते थे, रूट्स बोलते थे, समझ में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि दोनों का कॉमन लेना है, दोनों का कॉमन लेना है, इसलिए। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी क्लियर किया कि ग्राफिकल मेथड्स कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, वो तो हमने बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं उससे पहले आपको इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं उसको मैं लिख देता हूँ, और उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये होता है।
जहाँ की C1 कांस्टेंट है, A1 B1 C1 एक क्या है, रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर जो कि जीरो नहीं होगा, सॉरी A और B जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हम, क्योंकि A और B जीरो हो जाएगा फिर तो क्या होगा, यही जीरो वेरिएबल जीरो कर देगा, तो वेरिएबल जीरो कर देगा, फिर इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल कैसे होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहाँ की A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 C1 C2, ठीक है। ये सब क्या है, दिस इज द ऑल आर रियल नंबर, ठीक है, ऑल आर रियल नंबर। अब जब ये रियल नंबर होगा तो इसका मतलब रियल नंबर में ध्यान रखना, अदर देन जीरो इसमें नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा फिर ये लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं जीरो होना चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर का सम जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो ये तो हमारा हमने देखा कि क्या होता है, ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी फॉर्मेट में हमें लेकर आना है। यदि कोई इक्वेशन उल्टा सीधा दिया हुआ है तो हमको इस फॉर्मेट में लाना है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके आपको समझाने कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्यूशन करेंगे। ओके सो देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आपके पास जो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है, बताओ कि आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जब दो ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये दो ग्राफ क्या करे, जैसे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये दो ग्राफ, सॉरी ये एक सेकेंड, ये हो सकता है कि ये दो जो है ये मैंने दो लाइन लिया, ये एक दूसरे को कट कर दे, ठीक है। या ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ये लाइन कट ही ना करे, दोनों पैरेलल हो जाए। और या तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि क्या हो कि ये जो दो लाइन है उसको दो लाइन कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक लाइन तो ये था और दूसरी लाइन भी इसी पे आ गया, दूसरी भी लाइन किस पे आ गया, इसी पे आ गया, दूसरी भी लाइन इसी पे आ गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनता है ग्राफिकल मेथड में, जिसको हम कि एक एक करके डिस्कशन करेंगे विद द एग्जाम्पल। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस एग्जाम्पल ही है, ठीक है। सो दे आर कोइंसाइड, दे आर पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्ट, ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब हम एक वो जो स्टार्टिंग में आपने एग्जाम्पल लिया था ना कि एक अलीखा लड़की थी, वो गांव गई घूमने के लिए, तो उसी इक्वेशंस को हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो उसमें क्या था कि अलीखा जो लड़की है वो गांव जाती है, गांव में मेला लगा हुआ है, वहाँ जाती है और वो राइड और हुपला, ठीक है, राइड और हुपला करना चाहती है वो। तो मान ले, और उसने जो राइड का जो पर ईच राइड जो रुपीज है वो कितना है, उसका ईच राइड का जो रुपीज है वो 3 रुपीज है, ₹3। एक बार झूले पर चढ़ने का 3 रुपया, और हुपला का जो है वो 4 रुपीज है, 4 रुपया है। ओके सो अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशंस में डालेंगे और इस पे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन कर देते हैं। और उसने टोटल मिलाकर 20 रुपये स्पेंड किए, टोटल जो मिलाकर उसने मेले में 20 रुपये स्पेंड किए, ये भी दिया हुआ है, 20 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिया। और कंडीशन क्या था कि जितनी वो हुपले पे करती है, मतलब जितना वो हुपला खेलती है, राइड के हाफ के बराबर है, मतलब जितना वो राइड करती है उसका हाफ कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हुपला। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, वही सेम सिचुएशन जो हमने पहला माना था कि वेरिएबल्स मानते हैं, वहाँ प्रोडक्शन कर रहा था कोई कंपनी, तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स, यहाँ भी वेरिएबल्स मानेंगे कि मान लेते हैं उसने राइड की नंबर ऑफ राइड वो कर रही कि x, क्योंकि आपको इसमें नंबर ऑफ राइड ही पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ राइड और नंबर ऑफ हुपला कितना किया उसने, जबकि उसने 20 रुपया खर्च किया। दूसरा नंबर ऑफ हुपला इक्वल टू y, ये मान लिया।
तो अब आपका पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि जो जितना ये राइड करती है उसका हाफ वो हुपला के बराबर है, तो दैट मीन्स जो राइड है वो एक्स सॉरी जो वाई है वो किसके बराबर है, राइड के हाफ का। तो राइड कितना है एक्स, तो एक्स अपॉन 2 यही होगा ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन में डाल लेते कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 2 बाई इक्वल टू एक्स, और यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब यहाँ से लिखो कि एक राइड पे 3 रुपया, तो x राइड पे कितने 3x रुपीज, एक हुपला का 4 रुपीज, तो y हुपला का कितना कितना 4y, और 20 रुपये खर्च किया, मतलब इसी दोनों पे तो इसने खर्च किया, इसी दोनों पे तो खर्च किया ना, तो ये इक्वल किसके है 20 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसे सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको ग्राफिकल मेथड से करना है, अभी वो एलिमेशन मेथड नहीं लगाना है, अभी सिर्फ ग्राफिकल मेथड में बता रहा हूँ, तो ग्राफिकल ही करेंगे, ठीक है। तो चलो ग्राफिकल मेथड करो, आपने 9th में तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू भी हो जाएगा। करो, देखो हम क्या करते हैं, हम 2 टेबल बनाते हैं ग्राफिकल मेथड में, तो यहाँ भी हम टेबल बना देंगे और इसके हिसाब से फिर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमने कर लिया, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x और हमारा, तो y हमारा कितना है, y हमारा है x अपॉन 2, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारा x, ये हमारा y, और y किसके इक्वल है यहाँ पे, ये इक्वल है, जैसे यहाँ पे लिखूँ, यदि मैं y लिखूँ तो y कितना हो जाएगा 3x को तो पहले इधर भेजो, तो 20 माइनस 3x और डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे चलो यहीं लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम, अब क्या करते हैं, हम वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम इसमें देख रहे हैं कि जब हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो आपको y क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। अभी ये पहला इक्वेशन का है, ये जो टेबल है इसका लिखा है हमने। जब इसमें x 0 पुट करते हैं तो आपको y क्या मिलता है, 0 मिलेगा। x पुट करोगे तो y 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पक्का ये कहाँ से पास होगा, ये ग्राफ कहाँ से होगा, ये ओरिजिन से पास होगा। ये इतनी बात तो फिक्स हो गई कि ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि 0 0 कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरी वैल्यू हम रखते हैं इसमें 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब 2 ही पॉइंट हमें चाहिए, 2 पॉइंट में तो हम मार्क करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा पॉइंट करने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्टिंग होगा, मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा उसके बदले। अब मैं यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो आपको क्या मिलता है, x इक्वल टू यहाँ 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बार में कट हो जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। अब मैं जब मैं यहाँ पे आपको y 0 पुट करता हूँ, ऐसे करते हैं ना, एक बार x 0 पुट करते हैं, इस केस में तो क्या हुआ, x 0 पुट करते ही y भी 0 आ गया, तो अगली बार y 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम ग्राफिकल मेथड करते हैं तो पहले x 0 पुट करते हैं और एक बार y 0 पुट करते हैं, तो इसमें x 0 पुट किया, हमें 5 मिला। इस बार हम y पुट कर देते हैं 0। अब y जब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीपल मतलब 0 हो जाएगा, तो मतलब ये फिर इधर आएगा, तो मतलब आपको 20/3 मिलने वाला है। अब बताइए 20/3 हम पॉइंट लेंगे क्या उस पर, 20/3 पॉइंट हम लेंगे क्या ग्राफिकल मेथड में, क्योंकि ग्राफ पे हम इंटीजर लेते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोशिश क्या हमारा मकसद ये होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिया जाए, फ्रैक्शन वैल्यू रेशनल वैल्यू नहीं चलता है वहाँ पे, समझ में। तो इसीलिए तो ग्राफिकल मेथड से हट के फिर क्या मेथड लाया गया, मैंने बोला था ना लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड होते गया, लोगों ने इसका आगे की ओर में डिफरेंट मेथड लाते गए सॉल्यूशन करने के लिए। ग्राफिकल में कुछ प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि ग्राफिकल में हम इतनी बारीक पॉइंट होता है ग्राफ पे कि हम उसको पॉइंट्स को नहीं लिख सकते, उसमें फिर करेक्ट हमें आंसर नहीं आएगा, समझ में, क्योंकि ये तो पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंट कितना आएगा, 3 से देंगे तो ये कितना 6.3333 चलेगा ये, ठीक। तो इसको कैसे ग्राफ पे हम करेंगे बताइए, उस पर तो क्या होता है मार्किंग होता है 1 2 3, उसके बीच बीच में 10 10 का मार्किंग होता है, 0.1 0.2, लेकिन ये तो बिल्कुल रिपीटिंग में आ जाएगा, तो हम इसे नहीं दर्शा सकते। इस वजह से इस वैल्यू को हम अवॉइड करेंगे, ऐसे वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे, हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। और यदि इस टाइप के वैल्यू आएगा तो हम इसको फिर क्या करेंगे, हम इसीलिए हमने दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब लगा रखा है, इसीलिए कि ग्राफिकल मेथड में हम फ्रैक्शंस को नहीं दर्शा पाते हैं। ओके, अब हम x इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं, तो 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये 4 12 में से 20 में से 12 गया तो 8, और
1 आ जाएगा, नहीं 2 आएगा, सॉरी 2, 8 में 2 से 2 आ गया। अब आप ग्राफ प्लॉट कर दो इसके हिसाब से, तो ग्राफ प्लॉट करो यहाँ पे, मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ ग्राफ। तो आप, मेरे पास तो देखो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ पे प्लॉट करना तो आपको करेक्ट मिलेगा। ये मैंने यहाँ लिया, समझ में। अब हम इसको पॉइंट मार कर देते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर इधर मार कर देंगे इस तरह से। ओके, अब हम पॉइंट को दर्शा, 0 जब था तो 0 था, मतलब इस इक्वेशन की जब बात कर रहा हूँ तो इसमें 0 0 0 0 था, मतलब ये पॉइंट 1 तो इसको मार्क करो। और जब 2 था तो 1 था, 2x था तो ये 1 था, 2 ये था तो ये 1 था, डेट मीन्स ये पॉइंट, ये पॉइंट। और जब 2 पॉइंट मिल गया तो हमें लाइन खींचने के लिए 2 ही तो पॉइंट चाहिए, तो हम इसको इस तरह से ओरिजिन से पास होते हुए खींच देंगे। समझ में आया? ओरिजिन से पास होते हुए हम खींच देंगे और ये हमारा लाइन हो जाएगा किसका, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसकी ये लाइन हो जाएगी। ओके, अब हम इसका ड्रॉ करते हैं। इसका ड्रॉ करेंगे तो देखो 0 पे 5 है, मतलब x 0 पुट कर रहे हैं तो y 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा कितना है, 0 5 0 5। ये कोऑर्डिनेट को लिखना जानते होंगे आप, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब हम 4 और 2 है, ये तो हम लेंगे नहीं, 4 और 2, x 4 रखते हैं तो ये 2 मिलता है, मतलब ये मिलता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, समझ में, ये पॉइंट मिल रहा है। अब आप लाइन ड्रॉ कर दें, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलिए, ओ सॉरी, यहाँ से पास होते हुए एटलीस्ट यहाँ से जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, एक कॉमन पॉइंट मिला, आपको एक कॉमन पॉइंट मिला ना यहाँ पे, ये कट होने पे। तो ये जो कॉमन पॉइंट जब आप ग्राफ पे देखोगे तो ग्राफ पे आपको, जब ग्राफ पे एक्चुअल ग्राफ बनाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पॉइंट 4 और 2, 4 और 2 मिलेगा। और 4 और 2 ही वो वैल्यू है, वो वैल्यू है जिसपे कि क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप इसमें पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू 4 रखो और इसकी वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तो 4 और माइनस 4 0, इधर भी 0, सेटिस्फाइड। ओके, इसमें पुट करो तो 3 इंटू 4 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 20 20 कट के, मतलब इक्वल हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो डेट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरण का ये एक एकीकृत सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो ये तो हमारा एग्जांपल ये हो गया कि आपको इसमें क्या मिला है, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिला है, इसमें आपको एक इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिला, और ये वो सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि ये तो हमने पहला केस देखा था कि यदि 2 ग्राफ कट किया तो, अब वो दूसरा सॉल्यूशन कौन हो सकता है, वो कौन सा इक्वेशन है जो ग्राफ कट ही ना हो, एक दूसरे को कोइंसाइड ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल चले, वो कौन सा इक्वेशन है, तो उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो उनको क्वेश्चन वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी हम सॉल्यूशन करा सकते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जब वो किताब पढ़ें तो समझ में आए। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज, मतलब वो जो पीछे का जो चैप्टर होता है उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करते। उनको तो बस ये होता है हमें बता दो, हम तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अरे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़ा करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ना। रट के तो तुम्हें कोई मेथड बता दिया और तुम एक क्वेश्चन को सीख गए करना और कर भी रहे हो, कहीं आगे यदि कोई ऐसा ट्विस्ट आ गया आप वहाँ फंस जाओगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा तो आप, एक बार टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन फिर आपको हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, वो कहीं कितना भी टफ क्वेश्चन बना सकता है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो किताब है ना एनसीईआरटी, जब जैसे चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, उस एक्सरसाइज से पहले आप चैप्टर को पढ़ा करो। ओके, तब जाके फिर आपको मैथ में मजा आएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज मत उठाया करो। जैसे मैंने लीनियर पढ़ा रहे हैं, अब लीनियर का आप भी खुद पढ़ो तब ना समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक रोमिला है, नाम भी बहुत अच्छे अच्छे एनसीईआरटी यूज करता है, रोमिला गई स्टेशनरी दुकान पे, स्टेशनरी के शॉप पे गई, एंड वो परचेज की 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर,
3 इरेजर्स। कितने में? 9 रुपीज़ में। टोटल इसका कॉस्ट कितना है? ₹9। ठीक है। और हर फ्रेंड उसके साथ एक और उसकी दोस्त गई, सोनाली। कौन गई? सोनाली। सोनाली बिंद्रा नहीं, सोनाली। और वो भी वहाँ पे पेंसिल खरीदने देखी रोमाल इसको खरीदते हुए, तो वो भी पेंसिल खरीदने लग गई और उसने खरीदी 4 पेंसिल, ठीक है, और 6 इरेजर्स। पेंसिल्स कर दो क्योंकि नंबर 1 से ज़्यादा है पेंसिल्स। अब 6 इरेजर्स खरीद लियो और ये पेंसिल। अब इसको जो रुपीज़ लगा वो लगा इसको 18 रुपीज़। ठीक है। तो इसको आप अलजेब्रिक इसको सॉल्यूशन करो आप। मतलब अब ये बता रहा है कि बताओ इसमें सॉल्यूशन क्या करोगे आप। यही निकालोगे ना कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी खरीदी और नंबर ऑफ इरेजर्स कितनी खरीदी, यही तो आप करोगे। चलिए हम मान लेते हैं कि जो 1 पेंसिल जो खरीदा गया है, मतलब यहाँ पे आपको नहीं, नंबर कहाँ, नंबर तो आपको सॉरी नंबर तो आपको दे ही गिवन है। आपको रेट पता करना है, रेट नहीं बताया गया आपको। ओवरऑल बता दिया है, रेट नहीं बताया आपको, रेट पता करना है। समझ में आया? तो हम रेट का लिखते हैं कि जो एक पेंसिल है, ईच पेंसिल का जो रेट है वो है X रुपीज़, X। ठीक है, ₹X। और जो इरेजर है, ईच इरेजर का जो रेट है वो है Y रुपीज़। ओके, Y रुपीज़। अब इसे अलजेब्रिक में हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? अलजेब्रिक में हम कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं कि भैया उसने 2 पेंसिल खरीदी, एक का इतना रुपीज़ है, तो लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा? 2X। एक पेंसिल का X रुपीज़ तो 2 पेंसिल का 2X। और 3 इरेजर खरीदी तो एक का Y रुपीज़ तो 3Y। और टोटल कितना लगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 9 रुपीज़। एज सिंपल एज। इस तरह से इसको भी लिख देगा 4X + 6Y = 18। ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए। ठीक है। अब आपको X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय द ग्राफिकल मेथड, नॉट सब्स्टिट्यूशन मेथड और अदर मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है तो आप कैसे करोगे इसे? वही टेबल वाला टेबल हम फॉर्म करेंगे। टेबल पहले इसका लिख लेते हैं, टेबल इसका टेबल हम यहाँ बनाते हैं। 2 वैल्यू पुट करते हैं, ये X ये Y, और इधर एक और टेबल बना देते हैं, ये X और ये Y। ओके। अब हम यहाँ पे देखो 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करो, X 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो Y = फिर 3 डिवाइड में जाएगा, तो मतलब Y का वैल्यू 3 देगा आपको। Y का वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। ओके। जब हम इसमें Y 0 पुट करते हैं, जब हम एक बार X 0 पुट किया, एक बार Y जब पुट करेंगे 0, तो जब Y 0 पुट करेंगे हम तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? X = 9/2। 9/2 को हम क्या लिखते हैं? 4.5। और 4.5 को तो हम ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि 0.5 तो हमारे पास होता ही है, तो इसको हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसमें देखेंगे कि जब 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना देगा आपको? ये 0 6 × 18 3 देगा। जब Y 0 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये Y 0 पुट कर दो तो ये आपको कितना मिलेगा? 18 4 Y का वैल्यू। जब Y 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये 0 पुट करोगे तो ये कितना मिलेगा? X = कितना हो जाएगा? 18/4। 18/4 का मतलब 9/2। इसको 2 से कैंसिल 9 और 2 बार, और 9/2 का मतलब 4.5, अगेन 4.5। तो ये आपको 4.5 मिलने वाला है Y 0 पुट करने पे। Y 0 पुट करने पे 4.5 मिलने वाला है। एक सेकेंड मैं माइक सही कर लूँ। 4.5 मिलने वाला है। ओके। अब आपको इसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर देना है, तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। रुकिए, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, तब तक आप सोचो, मैं आगे बताऊंगा इसका। कि जितने भी हम ग्राफ बनाते हैं, हमने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है एक तरह से। ठीक है। हम जब ग्राफ लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों लेते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं ग्राफ बनाते हैं? ये जो लीनियर हम पढ़ रहे हैं, लीनियर का ग्राफ क्यों नहीं बनाते इधर? बताइए, चलिए बताइए, इधर क्यों बनाते हैं? चलिए आप सोचिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए
हम इसमें पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करते हैं जब x 0 पुट किया, ये हमारा y होता है, ये x होता है। जब ये हमने 0 पुट किया, ठीक है, ये 0 पुट किया तो ये y 3 मिला, मतलब ये 3 है यहाँ पे, मान लिया 3, तो ये हमारा है 0 और 3, ठीक है। और जब हमने 0 पुट किया, y 0 पुट किया, मतलब ये, तो x हमें 4.5 मिला, डेट मीन्स यहाँ पे 4.5 मान लेते हैं, तो ये है 4.5 और 0, 4.5 और 0। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको लाइन क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है लाइन, ये लाइन मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको पुट करेंगे कि ये 0 पुट किया हमने, तो ये हमारा अगेन 3 मिलेगा, y अगेन 3, मतलब यही सेम पॉइंट है। और जब हम y 0 पुट कर रहे हैं तो अगेन ये 4.5 मिल रहा है, मतलब कि एक तो पहला लाइन जो था, ये इक्वेशन, ये जो लाइन हमने खींचा था, ये था 2x + 3y = 9 वाला, ठीक। और जब 4x + 6y = 18 का कर रहे हैं तो भी इसी पे यही पॉइंट मिल रहा है दोनों कॉमन, तो मतलब ये भी लाइन इसी पे होगा, इसी यही लाइन होगा, ये भी होगा 4x + 6y = 18, यही होगा ना। सो देखिए, अब आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे सॉल्यूशन कौन होगा मेरा, वो कौन सा वैल्यू है जो दोनों कॉमन है। भाई तो यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं, दोनों कॉन्साइड कर गया, दोनों एक दूसरे के पैर, दोनों एक दूसरे पे ही आ गए, ठीक है। मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, ये जो मैंने पहली लाइन इधर खींचा था, जब पहली लाइन खींचा था ये इस वाले इक्वेशन का 2x + 3y का, तो जो पॉइंट इस पे था, ठीक है, वही सेम पॉइंट इस लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे पे ही मिल गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट तो बहुत सारे हो गए इसके, कॉमन पॉइंट बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, ठीक। तो हम सॉल्यूशन कौन सा मानेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं, समीकरण होते हैं, वो अनंत सॉल्यूशन रखते हैं, अनंत हल रखते हैं। हिंदी में टर्मिनोलॉजी बोलने में थोड़ा सा हमें खुद याद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले मैंने हिंदी पढ़ा था, ठीक है। सो हमने ये क्या देखा यहाँ पे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, आप खुद सोचो एक बार, फिर हम आपको बताते हैं ऐसा हुआ क्यों, ये कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों मिल गए, दोनों लाइन एक दूसरे पे ही क्यों आ गए, बताओ। चलिए, आपने सोच लिया होगा, अब हम बताते हैं आपको। ये इसलिए हुआ कि आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो सेम है, दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इसके बराबर ही है, समरूप है इसके। इक्विवेलेंट का मतलब समरूप है, इसी के वजह से है। कैसे, जब आप ये 4x + 6y = 18 है, इसको जब आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये नहीं आ जाएगा 2x + 3y = 9, तो सेम इक्वेशन आ गया ना ये। अरे सेम इक्वेशन आ गया या नहीं आ गया, बता दो। आ गया, सेम इक्वेशन आ गए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये दोनों सिर्फ वैल्यू में तो चेंज है, वैल्यू में तो अलग अलग है, लेकिन जब इनके रेशियो लेंगे ना तो सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू में अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इसमें वो किसी इसके कोई एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब जब इक्वेशंस इक्विवेलेंट है, तो इनके कॉमन पॉइंट भी तो एक ही पे आएंगे ना, इनके कॉमन पॉइंट भी तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो दैट्स वाई दिस बोथ इक्वेशंस आर कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ नो फिक्स सॉल्यूशन, देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Okay, so we can say that this type of equations has a not unique solution. Okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा देखा था कि वो कौन सा कोई इक्वेशन होता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन है, और भी मैं आपको इक्वेशन आगे दे दूंगा जिसमें कि आपको लाइन एक ही पे आकर कोइंसाइड कर जाता है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था कि दोनों मैच ही ना करे, मतलब दोनों आप पैरेलल ही चलते जाए। तो मान लेते हैं दो इक्वेशन, देखते हैं कि वो कोई इक्वेशन है ऐसा क्या कि जो दोनों ना मिले, देखते हैं। मान ले दो रेल्स है, ठीक है, 2 रेल है या 2 रेल की पटरियाँ, उसका इक्वेशन हमने बनाया इस तरह से कि आपको जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0, ठीक है। और एक इक्वेशन लिया हमने 2x + 4y - 12 = 0।
एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो वही सेम टेबल बना देते हैं। टेबल बना लिया हमने। जब टेबल बना देते हैं तो इसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करो, ये मैंने इसका बनाया है और ये इसका है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं 0, तो 0 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, 0 पुट कर दिया तो ये आपको इधर 4 जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं हम। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो जब 0 पुट करोगे तो 2 आएगा इसका आंसर, समझे। और जब y 0 पुट करेंगे तो इस x का आंसर 4 आएगा, x का आंसर 4 आएगा। आप इसे खुद फाइंड आउट भी कर लेना। जब हम इसकी x और y की वैल्यू की बात करते हैं इस इक्वेशन में, तो जब इसमें 0 पुट करोगे तो 0 पुट करो x की वैल्यू, तो आपको y कितने मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। और जब y 0 पुट करेंगे तो आपको x कितना मिलने वाला है, सॉरी जब y 0 पुट करेंगे तो x कितना मिलने वाला है, ये 0, डेट मीन्स 12 को इधर भेजेंगे तो 2 से डिवाइड तो 6 हो जाएगा, डेट मीन्स आपको 6 मिलेगा। अब आप ग्राफ बनाओ इसका, देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है भाई साहब। ग्राफ बनाते हैं 0 और 6, बताइए 0 और 6 कहाँ पे होगा, 0 और 6 ले लेते हैं। तो 0 6, 0 का मतलब ये ओरिजिन पे और ये x ये y, और 6 ले लेते हैं तो 6 हमें यहाँ पे ले लिया, सॉरी x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 ले लिया हमने। और ये हो गया पॉइंट 6 0। अब 0 और 3 चाहिए, 0 3, 0 और 3, y में 0 यहाँ, ये x 0 और ये 3 ले लिया, ये हो गया 0 और 3। इस लाइन को हमने मिला दिया, ओके मिला दिया। अब हम इस पे आते हैं, इसमें 0 पे 2 मिल रहा है, 0 पे 2 मिल रहा है, 0 पे y 2 मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है 0 2। और जब y 0 पुट कर रहे हैं तो आपको 4 मिल रहा है, डेट मीन्स ये मिल रहा है, तो ये है 4 0, समझे। तो जब इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। अब बताइए, अब ये जो लाइन है ये तो मैंने सीधा नहीं ड्रॉ किया, ये बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक है, आप इसके खुद करके देखना। सो आपको इसमें देखा कि ये दोनों लाइन तो कोइंसाइड करने वाला ही नहीं है, इसकी तो कोइंसाइड है ही नहीं, तो डेट मीन्स ये नहीं मिलेगा, ये इसके कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे जो कॉमन मिलेंगे, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दे। हाँ, अलग अलग वैल्यू सेटिस्फाइड हो सकता है, इस इक्वेशंस के हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशंस के हर एक इस लाइन पे हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन वो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, इन दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। क्योंकि ग्राफ पे तो हम यही सीखे हैं कि जहाँ पे 2 ग्राफ कट करते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है इक्वेशंस का। अब यहाँ पे ग्राफ ही नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब सो देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया? तो आई थिंक अब हम इस पे क्वेश्चन आपको करा दें, एक क्वेश्चन करके फिर हम आज सेशन को एंड करते हैं, फिर हम बाकी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। चलिए हम क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड, चलिए आपके लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप भी सॉल्व करना साथ में। 2x इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ठीक है। और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। चलिए ग्राफिकल मेथड से कीजिए। तो ग्राफिकल मेथड से हम 2 टेबल बना लेते हैं, इसमें x y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू इसमें पुट करो 0, इसमें हम 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, x के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा 10.4, 10/4 कितना होता है 2.5, 10/4, ये 0 पुट कर दिया ना, तो 10/4 का मतलब 5/2 मतलब 2.5। और जब y 0 पुट करेंगे तो y 0 पुट किया तो ये हमें 5 मिलेगा, समझ में। दूसरी टेबल बनाते हैं, दूसरी टेबल हम जब बनाते हैं, दूसरी टेबल यहाँ है, x y पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 3x, जब इसमें पुट करें 0, y इक्वल टू 0, तो ये 0, तो डेट मीन्स ये 2 आ जाएगा आपको। और जब y 0 पुट करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या मिलेगा, ये 2 हमारे टेबल बन गए। अब हम देखते हैं क्या कि हमने वैल्यू सही निकाला ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है।
ये y0 पुट किया, हमें 2 मिल गया, ओके। एंड जब हम y0 पुट किए तो ये 0 और ये 4 मिल गया, गुड। अब हम ग्राफ पे बना देते हैं। और जब ग्राफ पे बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x = 0 पुट किया हमने तो आपको 2.5 मिला, मतलब 2 यदि यहाँ पे है तो 2.5 यहाँ मान लेते हैं, ये 2.5 रहा होगा, ओके। ये 2.5 तो यह हो गया 0 2.5। और इसके बाद हम 0 पुट करते हैं तो आपको 5 मिलता है, 5 लेटेस्ट से यहाँ पे है, तो यह है हमारा 5 और 0, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ओके। अब हम जब इसको पुट करते हैं तो 0 पुट किया तो हमें y2 मिला, मतलब ये 2 मिला है यहाँ पे, ये 2 लेते हैं, ये है 0 और 2। और जब 0 पुट किया तो 4 मिला, मतलब यहाँ आएगा। डैट मीन्स हमारा ये होगा कि ये क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ से ये 4 यहाँ आएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे, मैं आप करेक्ट लाइन पे बनाओगे ना वो ग्राफ पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये पैरेलल मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, सो देयर इज अ नो कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस, ओके। सो और भी क्वेश्चंस हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा, एक जो क्वेश्चन वाला वीडियो आता है लास्ट में उसका, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही। सो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।